तो आज का हमारा टॉपिक है टाइमिंग ऑफ मैरिज। तो मैरिज को हम लोग सेवेंथ हाउस से, एस्ट्रोलॉजी में सेवेंथ हाउस से देखते हैं। बिजनेस भी देखते हैं, अगर बिजनेस पार्टनर का सिलेक्शन करना है तो भी सेवेंथ हाउस से देखते हैं। तो सप्तम भाव से विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का आंकलन किया जाता है। सेवेंथ हाउस से मैरिज में अगर लेट है तो उसको भी फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर मैरिज मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, इसको भी फाइंड आउट करते हैं सेवेंथ हाउस से। तो हिंदू मेथोडोलॉजी में क्या है कि विवाह को लेकर मान्यता है कि जोड़ी स्वर्ग में बनती है, जिसे हिंदी में कुंडली मिलान या गुणों के मिलान द्वारा परखा जाता है। तो 36 गुणों में से अगर 18 गुण मिल जाता है तो बोल सकते हैं जो शादी सफल व्यक्ति का रहता है। ये परसेप्शन है, इसमें डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो अस्कुट पद्धति है जिसके द्वारा सबसे बेस्ट माना गया है कुंडली मिलान के लिए। इसके लिए वर और वधु दोनों का जन्म तिथि, समय और स्थान करेक्ट रहना चाहिए। तो ये हमारा बर्थ चार्ट है। तो बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस एसेंडेंट मींस नेटिव, जिसका कुंडली है उस व्यक्ति का रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ हाउस उसके स्पाउस को, पार्टनर को, लाइफ पार्टनर। सेकेंड हाउस फैमिली ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो फैमिली ग्रोथ मींस फैमिली में 1% इंक्रीज करेगा, तो इसलिए सेकेंड भाव को कंसीडर करते हैं। और फिफ्थ हाउस जो है सो एंजॉयमेंट का हाउस है, लव, रोमांस, चाइल्ड, ये फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। और इलेवेंथ हाउस जो है सो इच्छा पूर्ति का भाव है। तो शादी के लिए सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस, थ्री हाउस आर important. So seventh house is primary house, and then second house and 11th house are supporting house to the seventh house. तो सेवेंथ हाउस से रिप्रेजेंट करेगा जो हमारा लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा। तो उसके लिए फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, जो सेवेंथ कुंडली का जो सेवेंथ हाउस है उसका एनालिसिस करेंगे। जो सेवेंथ हाउस से पहले सिक्स हाउस है, सेवेंथ हाउस के बाद एट हाउस है। तो सिक्स और एट में अगर मेलिफिक प्लैनेट्स पॉजिटेड है तो इसका मतलब सेवेंथ हाउस पाप कतरी में आ गया, तो थोड़ा एफ्लिक्टेड माना जाता है। उसके बाद सेकेंड में सेवेंथ लॉर्ड का एनालिसिस किया जाता है, जो सेवेंथ लॉर्ड कौन है, किस घर में बैठा है। फिर मैरिज के लिए कार का प्लानेट वीनस को कंसीडर किया जाता है। सेवेंथ हाउस में जो प्लानेट बैठा है उसको कंसीडर करते हैं। और प्लैनेट्स एस्पेक्टिंग सेवेंथ हाउस, एंड देन वी हैव टू कंसीडर प्लैनेट्स एस्पेक्टिंग सेवेंथ लॉर्ड। प्लैनेट्स एसोसिएट विथ द सेवेंथ लॉर्ड, अगर सेवेंथ लॉर्ड के साथ अदर प्लैनेट बैठा है तो वो भी इन्फ्लुएंस डालता है। तो ये सारा इन्फ्लुएंस का असर कहाँ पे होता है, जब बीबीए हम लोग चूज करते हैं ना, उसमें उसका इम्पैक्ट आता है। तो रेलिवेंट हाउसेज फॉर मैरिज आर फर्स्ट सेकेंड हाउस that represent family and its growth. Fourth house, domestic happiness, comfort. Fifth house, love and children. Seventh house, spouse, marital life. Eighth house is Mangal Asthan, so it also important. And 12th house is bed comfort. So Karka planet is Venus for male, and Jupiter we have to consider in case of female. अब सेवेंथ लॉर्ड, सपोज सेवेंथ लॉर्ड अगर प्लेस्ड हो फर्स्ट हाउस में तो क्या होगा, व्यक्ति का अटैचमेंट टू हिज वाइफ। सेकेंड हाउस में हो तो नेटिव विल गेट वेल्थ फ्रॉम लाइफ पार्टनर। थर्ड में हो तो नेटिव हैज गुड रिलेशन विथ यंगर ब्रदर सिस्टर।
फोर्थ में हो तो मैरिज लकी एंड हैप्पी फॉर लाइफ पार्टनर, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है हमारा, मेंटल पीस का हाउस। तो फोर्थ हाउस में प्लेस्ड होने से हैप्पीनेस बना रहता है। फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड हो तो लव एंड रोमांस को इंडिकेट करता है। सिक्स्थ हाउस में अगर फर्स्ट सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में है तो ये इंडिकेट करता है जो मे बी देयर इज ए चांस दैट टू मैरिज। क्यों? क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है सो फर्स्ट मैरिज को इंडिकेट करता है, उसका लॉस ट्वेल्थ हाउस फ्रॉम सेवेंथ इज सिक्स। इट मीन्स फर्स्ट वाइफ मे बी डाई एंड नेटिव विल गो फॉर सेकेंड मैरिज। एट पार्टनर मे बी ए रिच पर्सन। नाइन्थ पार्टनर में ड्रैग टू धार्मिक। सो सेवेंथ लॉर्ड किस हाउस में बैठा है तो वो भी एक इंडिकेशन देता है जो नेटिव का अपने पार्टनर से किस तरह का अटैचमेंट। अब क्या है, शादी में लेट होगा कि जल्दी होगा उसका एक बेसिक कंसेप्ट है, जो अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड और वीनस प्लैनेट अगर मूवेबल साइन में बैठा है और मून भी अगर मूवेबल साइन में हो तो शादी में विलंब इंडिकेट करता है। तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड और वीनस ये तीन प्लैनेट पे मेनली विचार किया जाता है जब मैरिज का टाइम निकालते हैं। अब जब सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र तीनों किसी भी प्रकार के प्रभाव में हो तो विवाह में विलंब की संभावना बनती है। विवाह के समय का निर्धारण करने में कुंडली में बन रहे योग विशेष भूमिका निभाते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट वैदिक का है। तो वैदिक का भी कंसेप्ट हम लोग कंसीडर करते हैं। अब जैसे सप्तम भाव सेवेंथ हाउस में अगर सन प्लैनेट सन बैठा हो तो मैरिज अप्रोक्सीमेटली 25 to 28 ईयर में दे सकता है। मून हो तो 24 से 25 में, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये एक रफली है जो इस एज में मैरिज होने का चांस है। तो हर प्लैनेट जैसे सैटर्न जो है सो डिले का कारक है, इसलिए शादी में आफ्टर 30 ईयर अगर सैटर्न सेवेंथ में हो तो आफ्टर 30 ईयर होता है शादी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो हर आदमी को अपना कर्मा का फल भुगतना पड़ता है। हर आदमी चाहता है जो उसका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा रहे, खुशी खुशी से दोनों अपना पूरा लाइफ व्यतीत करें। लेकिन ये खुश रहना नहीं रहना ये हमारा पूर्व कर्म का फल है। तो अगर हमारे पूर्व कर्म में कमी है तो इस कर्म में हमको इस चीज को भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए कहा गया है जो हमारे को जो भी वाइफ पार्टनर से, सपोज कीजिए लेडी है तो हस्बैंड से, हस्बैंड है तो वाइफ से, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आदमी को उस प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए, अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए और एडजस्टमेंट करना चाहिए। सो इसलिए इट इज इम्पॉसिबल टू डॉज द फेट, yet one can satisfy oneself by making effort to reduce the worries and anxieties, to avoid disappointments and dispute by knowing his or her weakness and trying to adjust। तो मैरिड लाइफ सक्सेस रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी मैरिड लाइफ में। इवन दो वी प्रे टू गॉड whenever we expect certain adversities, yet one should not forget that neither James nor Guru nor God can guarantee the cure. Prayer has limitation. It depends only on you and your karma. So we should try to correct ourselves. So
यहाँ पे मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, जो हमारा जो पूर्व कर्म है उसके हिसाब से इस जन्म में हमको बर्थ चार्ट मिला है। हर ग्रह का पोजीशन उस हिसाब से है। तो प्लानेट का जो इफेक्ट है, जो डीवीए और ट्रांजिट में दिखाएगा इफेक्ट, वो तो तय है, ये तो होना है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे आदमी के पास में जब प्लानेट का इवेंट होने वाला है तो उससे 1 मंथ 2 मंथ पहले उसके माइंड में एक चेंज आता है, और व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास में जाता है, और एस्ट्रोलॉजर एक गेम उसको देता है या कोई मंत्र डिसाइड करने के लिए बोलता है। तो आदमी सोचता है जो ये मंत्र के प्रभाव से उसको अच्छा फल मिला है, और बुरा फल मिलता है तो बोलता समझता है जो उसको और बुरा मिलने वाला था, इस गेम के कारण जो है सो उसको उसमें कमी हुआ है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो होना है, प्लानेट जब एग्जीक्यूट करता है तो वो फल व्यक्ति को मिलता है। इस फल में कमी और बढ़ोतरी हम अपना कर्मा से कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण जी, महाभारत में आपने सुना होगा, कृष्ण जी विदुर को बोलते हैं, जो मनुष्य के कर्म पे हमारा प्रभाव नहीं रहता है। मनुष्य कैसा कर्म करेगा वो स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। तो अच्छा कर्म करेगा तो प्रभाव अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म मिलेगा तो कर्म का जो फल है वो हमारे हाथ में है, कर्म हमारे तो हाथ में देखो, नहीं। अगर मैं 10 ट्रेडर्स को तो पूछूंगा इसलिए कि ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। कौन से पॉइंट से अब वाइफ इज द प्रिजाइडिंग गॉडेस ऑफ द हाउस, वाइफ इज नॉट फॉर मेयर प्लेजर एंड सब एंजॉयमेंट। ऐसी जगहों पे है जहां पर इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं कि वो ट्रेड करें, इंस्टीट्यूशंस आपका स्टॉप लॉस लेने आएंगे, और आप उसी तरीके से मार्केट्स को देख रहे हो जैसे Wife is not for mere pleasure and enjoyment. It is she who bears children, performs household duties, and partakes in religious function, nurses all relatives whenever they are ill. तो हमारे हिंदू मेथोडोलॉजी में क्या है, पत्नी का दर्जा ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि उसी के ऊपर घर का सब कुछ, घर का सब कुछ दमोदार जो बोलते हैं, पत्नी के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपका किस रिलेटिव से कैसा संबंध बना रहेगा वो सब पत्नी पे डिपेंड करता है मोस्टली। So that is why in religious scripture mentioned that the family in which the ladies are unhappy and dissatisfied will perish. अब हम लोग आते हैं जो मैरिज टाइम को कैसे पिन पॉइंट करेंगे। सो ट्रांजिट सबसे पहले, मैरिज फिक्स करने के लिए सबसे पहला स्टेप है जो जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट देखेंगे। सो ट्रांजिट जुपिटर और सैटर्न का एक टाइम फ्रेम हमको दे देगा। सो व्हेन जुपिटर ट्रांजिट्स थ्रू ए हाउस from where he may expect the natal Venus, or transit over the Venus, or transit over the seventh house or seventh lord. So, so the marriage can take place in that period. तो जुपिटर का एस्पेक्ट या जुपिटर प्लेस्ड हो सेवेंथ हाउस में, या वीनस के साथ, वीनस के ओवर ट्रांजिट कर जाए, तो वो वीनस को एक्टिवेट कर देता है। सेवेंथ हाउस में आया तो सेवेंथ हाउस को एक्टिवेट कर दिया, या एस्पेक्ट डाला तो एक्टिवेट हो गया। Then marriage can also happen when Jupiter transits in trine from the Rashi or Navamsa occupied by the seventh lord. If Saturn is also transiting over the seventh house or seventh lord or Upad Lagna, it can also indicate marriage. So फर्स्ट पॉइंट जो है मैरिज फिक्स करने के लिए, ट्रांजिट से फिक्स करेंगे, जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट कंसीडर करेंगे।
तो अब वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे कुंडली में, जो मैरिज प्रोमिस है नेटिव का कि नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, his her future characteristic, then time of marriage, then a state of married life, whether it is harmonious, couple without any attachment simply manage to live, lead the life like cat and rats during daytime, to be going on marrying and divorcing. So ये कंडीशन है आफ्टर मैरिज, ये कंडीशन है जो वाइफ हस्बैंड में किस तरह का रिलेशन बना रहे। तो मैरिज प्रोमिस है कि नहीं उसको देखने के लिए अकॉर्डिंग टू द वैदिक कंसेप्ट लगाएंगे। तो क्या उसमें चेक करेंगे, मून एंड वीनस ऑक्युपाई द फ्रूटफुल साइन, सेवेंथ cusp fall in the fruitful sign, Jupiter and Venus occupies the house 2, 7 or 11, Lord of Lagna joined with seventh Lord, Benefic occupies in 2, 7, 11। तो ये कंडीशन, ये जरूरी नहीं है सारा कंडीशन, इसमें से वन और टू कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो बोल सकते हैं मैरिज प्रोमिस है। अब मैरिड लाइफ हैप्पी रहेगा कि नहीं, तो उसके लिए जुपिटर वेनस बीइंग द लॉर्ड ऑफ सेवेंथ कस्ट एंड बीइंग सिग्निफिकेटर ऑफ 211, ये दोनों प्लानेट अगर 211 को सिग्निफाई कर रहा है तो बोल सकते हैं मैरिड लाइफ हैप्पी रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, उसके बाद देखना है मरकरी, मून और सन बीइंग द सिग्निफिकेटर ऑफ सेवन रिसीविंग बेनिफिशियल एस्पेक्ट फ्रॉम 11th हाउस। तो जुपिटर वीनस ओके दिखा दिया, तो फिर उसके बाद हम लोग मरकरी, मून और सन का पोजीशन देखेंगे। तो 11th हाउस का लॉर्ड या 11th हाउस में जो प्लैनेट है अगर एस्पेक्ट दे रहा है तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल देगा। सो सन और मून इन सेवेंथ विथ म्यूचुअल गुड एस्पेक्ट फ्रॉम अदर बीइंग द सिग्निफिकेटर ऑफ 2 और 11। तो ऐसा प्लैनेट जो सन और मून को एस्पेक्ट दे रहा हो, वो प्लैनेट अगर 2 और 11 को सिग्निफाई कर रहा है तो ये भी मैरिड लाइफ हैप्पी रहेगा, ये इंडिकेट करता है। अब मैरिड लाइफ अनहैप्पी रहेगा उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इफ सन फॉर्म्स एविल एस्पेक्ट विथ मून एंड आइदर इज द सिग्निफिकेटर ऑफ 2, 7 और 11, Malefic in seventh, receiving bad aspect from the significator 6, 10 or 12। हेलो, हाँ, ये मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। ये सन ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट दे रहा है और नीचे आपका मेलिफिक एस्पेक्ट, इविल एस्पेक्ट ये दे रहा है, राइट? तो हाँ, इसका मतलब ये है कि सन आपका नीचे एफ्लिक्टेड है, राइट? एफ्लिक्टेड है। ठीक है, बस यही पूछना चाह रहा था। सन अगर एफ्लिक्ट हो गया है और वो अगर 2, 7, 11 को सिग्निफाई कर रहा है तो वो मैरिज लाइफ को खराब करेगा, खराब, राइट? मतलब खराब करेगा, हाँ। मैंने अगर सन का पोजीशन अच्छा है तो खराब नहीं करेगा, लेकिन सन अगर एफ्लिक्टेड हो गया और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो खराब करेगा। मार्स इन सेवेंथ रिसीविंग बैड एस्पेक्ट, देन ऑल्सो इट विल हार्म एंड मे बी कॉज ऑफ डाइवोर्स। सैटर्न और मार्स का अगर रिलेशन सेवेंथ में बनता है। अब theoretically there are many things you will get the information, but from the birth chart how to pinpoint the event, means how we will get the time frame when native will get married, that is important। तो ये एक बर्थ चार्ट मैंने कंसीडर किया, ये है लग्ना चार्ट, ये है कस्प चार्ट जो केपी में कंसीडर करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए, पहले फर्स्ट हमको क्या पिन पॉइंट करना है, जो ट्रांजिट जुपिटर और ट्रांजिट सैटर्न। देखिए जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ पे है? सेवेंथ हाउस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेवेंथ हाउस में जुपिटर ट्रांजिट होके एक्टिवेट कर दिया, तो ये 1 ईयर मैरिज के लिए एक्टिवेटेड है। जब से जुपिटर आया, जब तक इस साइन में रहेगा तो मैरिज टाइम एक्टिवेटेड है। अब सैटर्न का देखेंगे,
तो सैटर्न जो है सो देखिए 1 2 3 सेवेंथ हाउस पे एस्पेक्ट है और वीनस पे ट्रांजिट कर रहा है। तो ये दोनों ट्रांजिट ओके कर दिया। अब ओके हो गया, तब अब हम क्या करेंगे, तब अब हम आगे बढ़ेंगे, जो प्रोमिस डीवीए वो कैसे निकालेंगे। तो ये ट्रांजिट से हमको क्या मिल गया यहाँ पे फायदा, जो अब हमारे पास में सिग्निफिकेटर 5 है, तो इस 5 सिग्निफिकेटर में डीवीए अब हमको देखना है सिर्फ 1 ईयर का, क्योंकि जुपिटर तो 1 ईयर तक एक साइन में रहता है ना। तो 1 ईयर में जो डीवीए है सिर्फ उसको देखना है। जो दशा जो भुक्ति लॉर्ड है मे बी ओनली 1 भुक्ति, और अंतरा लॉर्ड में भी 2 अंतरा लॉर्ड। तो इतना ही हमको अब चेक करना है। और ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का या सैटर्न का, वो आपके एप्लीकेबल है एस्पेक्ट एस्पेक्ट से भी, राइट? नहीं, पहले देखेंगे किस घर में बैठा है और किस घर को एस्पेक्ट दे रहा है, इसको पिन पॉइंट कर लेना है। ये लगना चार्ट में, कष्ट में हाँ नहीं, हाँ, लगना नहीं, चार्ट। हाँ वो मुझे समझ में आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो अगर आप इसमें जैसे एरीज में आपका जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन बिल्कुल अगर इससे 5 घर पहले से भी अगर जाता है, सेजिटेरियस में भी अगर जुपिटर है, तो तब भी वो भी करेंगे, तो तब भी वो भी करेंगे, तो भी करेगा, राइट? तब भी हाँ करेंगे। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो ट्रांजिट तो ओके कर दिया, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो सेवेंथ हाउस, जो सेवेंथ कस्प है, उसका सब लॉर्ड कौन है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सब एल, मतलब ये कॉलम में हमको मूव होना है। सेवेंथ में यहाँ पे सन हो गया हमारा सेवेंथ कस्प का सब लॉर्ड। तो ये सन हमको मिल गया, सेवेंथ कस्प का सब लॉर्ड। अब क्या देखना है नेक्स्ट, सन किसके नक्षत्र में बैठा है। तो ये यहाँ देखेंगे सन किसके नक्षत्र में बैठा है, तो जुपिटर के नक्षत्र में बैठा। तो अब हम क्या देखेंगे, अब मुझे देखना है जो सन किन हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो देखिए सन सिग्निफाई कर रहा है 7 4 3 5 10। तो मैरिज के लिए प्राइमरी हाउस क्या है, 7, और सेकेंडरी हाउस क्या है, 2 और 11। तो यहाँ पे 7 दिखा दिया, तो अब हमको कुछ देखने का जरूरत नहीं है। तो उसका मतलब मैरिज प्रोमिस्ड है, वो तो बता दिया चाहते। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ क्लियर पे टू, क्लियर। यहाँ पे 2 ही रहता, 7 नहीं रहता, 2 रहता, तब भी मैरिज प्रोमिस है, क्योंकि 2 7 11 में कोई एक रहे। अगर तीनों है तो सबसे बेस्ट, 2 है तो उसके बाद, एक है तब भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि 3 में से कोई एक रहना चाहिए। तो मैरिज प्रोमिस, अब मैरिज प्रोमिस हो गया। सो देखिए स्टेप 1, इज द मैरिज प्रोमिस्ड और नॉट। अकॉर्डिंग टू केपी सेवेंथ कस्प सब लॉर्ड इज सन, sun is in Jupiter nakshatra, signifies 3 4 5 7 10. So marriage promised is confirmed. Now how to predict marriage time? So for first marriage, primary house is seventh house. So whenever transit Saturn and transit Jupiter both activate seventh house or seventh lord, in male chart, Karka of marriage is Venus. In female chart, it is Jupiter. तो अगर लड़की का अगर चार्ट देखना है, तो जैसे सैटर्न वीनस के ऊपर ट्रांजिट किया, अगर ये लड़की का चार्ट रहता तब वो सैटर्न एस्पेक्ट वीनस पे देने से फायदा नहीं है। जुपिटर को एक्टिवेट करना, नटल जुपिटर को लड़की के चार्ट में। whenever transit Saturn and transit Jupiter both activate Venus in male chart and Jupiter in female chart, तो ये हमको कंसीडर करना है ट्रांजिट में जुपिटर और सैटर्न। अब मेल चार्ट के लिए फॉर एग्जांपल ट्रांजिट सैटर्न एक्टिवेटेड सेवेंथ हाउस फॉर द पीरियड ऑफ 2.5 ईयर। ये जनरल रूल बता रहा हूं, जिससे कि आपको कोई दूसरा चार्ट भी देख के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर सैटर्न सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया, तो इसका मतलब सैटर्न तो 2.5 ईयर तक है।
अब सैटर्न तो एक्टिवेट कर दिया, अब हमको क्या देखना है, जुपिटर का पोजीशन देखना है, जो ट्रांजिट जुपिटर एक्टिवेट कर रहा है कि नहीं। इस साल नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर कर रहा है, नेक्स्ट ईयर नहीं कर रहा है तो उसके नेक्स्ट ईयर कर रहा है, क्योंकि जुपिटर वन साइन में 1 ईयर तक रहता है। So now we have to check present year transit Jupiter activating seventh house, seventh lord, or natal Venus. If yes, marriage will be in current year only. अगर नहीं, अगर नहीं कर रहा है तब फिर क्या करेंगे? If no, then we will move to transit Jupiter next house. तो सपोज कीजिए अभी एरीज में आया था, अगर एक्टिवेट नहीं करता सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड को तो क्या करते? एरीज से अब टॉरस साइन में जब जुपिटर जाएगा नेक्स्ट ईयर तब क्या एक्टिवेट कर रहा है, चेक कर। कब? नेक्स्ट ईयर में शादी का टाइम फिक्स होता है। तो यहां तक क्लियर है। तो सपोज ट्रांजिट सैटर्न हैज एक्टिवेटेड वीनस एंड ट्रांजिट जुपिटर एक्टिवेटेड सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड, मैरिज विल परफॉर्म। इन फीमेल चार्ट, अगर फीमेल का चार्ट देखना है तो क्या करेंगे? सेम वे, इन फीमेल चार्ट ट्रांजिट सैटर्न हैज एक्टिवेटेड सेवेंथ हाउस, देन which year during 2.5 year span transit Jupiter will activate natal Jupiter और सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड, मैरिज विल परफॉर्म। क्लियर हुआ यहां तक सबको? अब स्टेप वन में क्लियर प्रोमिस क्लियर क्लियर है, है। क्लियर है, हाँ हाँ, क्लियर। तो स्टेप वन तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ट्रांजिट भी फाइंड आउट कर लिए, अब स्टेप टू में आएंगे। तो स्टेप टू में देखिए, सैटर्न मूविंग इनटू एक्वेरियस ऑन January 17, 2023, where it remains until 2025, and Jupiter transiting from Pisces to Aries on April 22, 2023, before entering Taurus on May 16, 2023। यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे 24 टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 24। So from April 2023 to April 2024 ट्रांजिट कन्फर्म मैरिज। तो अब देखिए, जो जुपिटर का ट्रांजिट है एरीज में, तो एरीज साइन में जुपिटर रहेगा अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक। तो 1 ईयर में अब टाइम हमको मिल गया, 1 ईयर का टाइम, इसमें डीवीए को चूज करना है। सो ऑब्जर्व डीवीए। अब डीवीए को कैसे चूज करेंगे? तो देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो हर सॉफ्टवेयर में हर एक हाउस को सिग्निफिकेटर टेबल जनरेट होता है सॉफ्टवेयर से। जैसे सेकेंड हाउस है, तो सेकेंड हाउस में देखिए, ऑनर मार्स, ऑक्यूपेंट सैटर्न। तो सेकेंड हाउस को दो प्लैनेट प्रभावित कर रहा है, सैटर्न एंड मार्स। सेवेंथ हाउस को सन, वीनस, मून, मार्स, जुपिटर एंड मार्स। 11th हाउस को सिर्फ मरकरी प्रभावित कर रहा है। तो ये सारा हम कहाँ पे लिखेंगे इसको? ठीक है उधर, सब ठीक है उधर। So how to arrive at the significator? तो planet in the constellation of the occupant level 1, occupant of the vow level 2, planet posited in the constellation ruled by the lord of vow level 3, and planet owning the vow level 4। घूमने गए भाई? सर आप म्यूट कर देंगे? अमरिंदर भाई, सब अपने आपको म्यूट रखिए जो दूसरे को डिस्टरबेंस न हो। सो हाँ बताइए, सुन रहे हैं। प्लानेट और देखिए, ये चार के बाद ये भी कंसीडर करना है, इसको भूलना नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, प्लानेट और प्लानेट्स कंजॉइंड विथ
और एक्सपेक्टिंग द एबव सिग्निफिकेटर, ये चार में जो भी सिग्निफिकेटर हमको निकला, उस प्लानेट के साथ कोई प्लानेट अगर कंजंक्ट हो तो उसको भी कंसीडर करते हैं। तो 3 हाउस है मैरिज के लिए, 2, 7, 11, तो 3 हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो हमने नोट कर लिया। ये कहाँ से नोट किया? तो ये जो सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन, ये सारा कोई भी सॉफ्टवेयर में ये जनरेट होता है। आप एस्ट्रोसेज से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एस्ट्रोसेज से भी ये सिग्निफिकेटर आएगा। तो सेकेंड हाउस का, 7th हाउस का और 11th हाउस का, ये तीनों हाउस का सिग्निफिकेटर यहाँ नोट कर लेना है। फिर उसके बाद इस टेबल से हमको लिखना है कॉमन प्लैनेट्स, सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे तो मार्स 2 टाइम्स आया है, लेकिन लिखना तो एक ही बार है। नहीं, मार्स 3 टाइम्स है। ठीक, तो इस तरह से कॉमन प्लैनेट्स नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्या देखना है, ये जो हमारा प्लैनेट्स नोट किए हैं कॉमन प्लैनेट, इसमें से कोई भी प्लैनेट राहु और केतु को एस्पेक्ट दे रहा है या राहु केतु के साथ बैठा है तो इसको भी कंसीडर करेंगे। तो सन जो है सो राहु कंजंक्ट टू सन एंड वीनस, तो इसलिए इस कॉमन प्लैनेट में राहु को भी इंक्लूड किया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, स्टेप 4। ऐसे ही हमें केतु भी ले लेना है, राइट? अगर हाँ, इसी केतु तरह को से राहु केतु के लिए यही कंसेप्ट है। अगर अच्छा, ये जो प्लैनेट है उसके साथ अगर केतु बैठा है, या ये मरकरी सपोज कीजिए केतु को एस्पेक्ट दे रहा है, तब केतु को भी लेंगे, मरकरी आ गया तो। अब हमारा स्टेप 4 में क्या है? स्टेप 4 में यहाँ पे क्या है, जैसे अगर ट्रांजिट का कंसेप्ट अगर हम नहीं निकालते तो यहाँ पे हमको आरपी लेना पड़ता, रूलिंग प्लैनेट्स। अब यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट्स का इतना यूज क्यों नहीं है? क्योंकि 1 ईयर में ही इवेंट होना है ना। तो 1 ईयर में सारे प्लैनेट का दशा भुक्ति अंतरा तो आना नहीं है, उसमें से ऑटोमेटिक 2-3 का ही आएगा। तो अब देखते हैं, देखिए उसके बाद देखेंगे जो करेंट दशा किसका है, तो राहु का है। करेंट भुक्ति किसका है, तो मून का है। करेंट अंतरा किसका है, सैटर्न का है। तो देखिए राहु, मून, सैटर्न, ये इसमें है। राहु, मून, सैटर्न ऑलरेडी इसमें है। अब राहु, मून, सैटर्न ये हमारा डीवीए हो गया। अब हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए मैरिज जिस मंथ में होगा उस मंथ में सन का ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सन का ट्रांजिट? देखिए ये हमारा दशा नाथ हो गया, ये भुक्ति नाथ हो गया, ये अंतरा नाथ हो गया। ठीक, अब जब सन का ट्रांजिट होगा तो राहु का कोई साइन होता नहीं है, तो क्या करेंगे, जो मून के साइन में हम देखेंगे सैटर्न का कोई नक्षत्र है, तो सन का ट्रांजिट जब उस नक्षत्र में आएगा तो होगा। या सैटर्न का साइन लेंगे अगर उसमें मून का नक्षत्र आता हो, तो इस चीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे मून कैंसर साइन है। ठीक, कैंसर में देखिए सैटर्न का नक्षत्र पूष नक्षत्र होता है, 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 14 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सन का ट्रांजिट पूष नक्षत्र में होगा, कब होगा, कैंसर साइन में आया तो मून हमारा एक्टिवेट हो गया। पूष नक्षत्र में आया तो सैटर्न एक्टिवेट हो गया। अब राहु के सब में जब आएगा तो राहु भी एक्टिवेट हो गया, तो सन एक्टिवेट कर दिया तीनों प्लानिट को। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पिन पॉइंट ऑफ जो इवेंट करते हैं ना, तो ये पिन पॉइंट ऑफ इवेंट के लिए सन का जो ट्रांजिट है उसको किस तरह से कंसीडर करते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। और कैंसर साइन सन का ट्रांजिट हम तभी लेते हैं जब हमारा इवेंट 1 साल में हो रहा हो, राइट? 1 साल में हो रहा है। देखिए 1 साल में तो हमको जुपिटर दे दिया, जो इस पीरियड से इस पीरियड में होना है। अब सन का ट्रांजिट स्टार्टिंग
3 मंथ में ही होगा, 1 मंथ में होगा, या 6 मंथ के बाद होगा। तो ये सन का ट्रांजिट बताएगा किस मंथ में होगा। तो अब सन का ट्रांजिट किस मंथ में होगा, तो इस तरह से साइन में देखते हैं। जो कौन साइन चूज करना है, जिसके नक्षत्रा में अदर जो प्लैनेट है उसका नक्षत्रा रहना चाहिए। तो मून के साइन कैंसर में शनि का नक्षत्र है, तो इसलिए कैंसर साइन को चूज किए। क्योंकि राहु का तो साइन होता नहीं है, सिर्फ ये दो को चूज किए। अब पूष नक्षत्र में सैटर्न का जो नक्षत्र है उसमें राहु का सब में जब मून सन आएगा तो होगा। तो देखिए, सन ट्रांजिटेड फ्रॉम पाइसेज टू एरीज ऑन अप्रैल 14, सो एक्टिवेटेड वीनस। एरीज साइन में जब आया, यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू जो हमारा कंसेप्ट है, केपी का जो कंसेप्ट है उसमें क्या बोलता है, जो मून और के लिए कैंसर साइन और सैटर्न के लिए कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ये दो साइन को देखना है किसमें ये आ रहा है, तो उस साइन को चूज करेंगे। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, सो देखिए, अप्रैल 14 को हमारा एरीज साइन में सन का ट्रांजिट है। अब सन जब एरीज में आया तो वीनस ऑन 28 यहाँ पे जब आया तो वीनस को एक्टिवेट कर दिया। ये बात समझे? नहीं नहीं, समझ में नहीं आई। और बार समझाइए, नहीं समझी। देखिए, एरीज साइन में 13 डिग्री तक केतु है। तो अगर यहाँ पे केतु रहता तो केतु एक्टिवेट हो जाता, सन जो है केतु को एक्टिवेट कर देता। 13 डिग्री 20 मिनट के बाद भरनी नक्षत्र है। तो जब सन का ट्रांजिट भरनी नक्षत्र में है तो वीनस को एक्टिवेट कर देगा। ये समझ में आया? देखिए, सन आ का गया आ गया। ट्रांजिट जिस नक्षत्र में होता है ना, उस नक्षत्र लॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है। ये एक्टिवेट कंसेप्ट कर देता, भूलना नहीं ठीक है। है। ठीक है। अब इसके बाद कृतिका नक्षत्र में आएगा तो सन सन को एक्टिवेट कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ, क्लियर। अब देखिए, जो नेटिव है जिसका बर्थ चार्ट है, उसका शादी जो हुआ इस जब सन भरनी नक्षत्र में आया तब हुआ। तो अभी हमको चार्ट में देखना है, जो वीनस एक्टिवेटेड होने से शादी कैसे हो गया। शादी तो एक्चुअली में इस साइन में होने पे होना चाहिए। बिल्कुल। बात समझ रहे हैं ना? तो अब यहाँ पे हुआ तो क्यों हुआ? तो अगर बर्थ चार्ट में देखेंगे तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, जो वीनस का कनेक्शन सैटर्न और मून से कुछ है क्या, इस चीज को फाइंड आउट करना है। का सेवंथ हाउस तो एरीज में ही है ना, राइट? हाँ, देखिए, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सबसे बेस्ट क्या है, ये वीनस है ना, तो वीनस प्लैनेट में आप आ जाइए। इसको देखिए, सैटर्न से कोई लिंक या मून से कोई लिंक देख रहे हैं, है ना लिंक? प्लैनेट वीनस सैटर्न साइन में है और सब लॉर्ड भी सैटर्न है। तो वीनस सैटर्न से कनेक्टेड है कि नहीं है? अगर कनेक्ट है, नटल, कनेक्ट है। बात समझ रहे हैं ना, तो नटल चार्ट में अगर कनेक्शन है, ये जो बर्थ चार्ट है हमारा, ठीक, यहाँ पे देखिए वीनस सन मरकरी राहु चारों प्लैनेट से कनेक्टेड है। तो जरूरी नहीं है जो वीनस के दशा में अंतरा आए तभी होगा। सन का भी काम कर सकता है, मरकरी, क्योंकि ये तीनों उसको सपोर्ट करेगा। और सैटर्न, देखिए सैटर्न का एस्पेक्ट देखिए, 1 2 3, थर्ड एस्पेक्ट भी आ रहा है वीनस पे। तो हमारा सैटर्न एक्टिवेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वीनस के जो भरनी नक्षत्र है उसमें जब मून का सब आएगा तो उस टाइम में शादी हो जाएगा। तो सैटर्न इज इन वीनस नक्षत्र। अब चंद्रमा का गोचर देखेंगे, जिस दिन शादी हुआ
उस दिन चंद्रमा का गोचर कहाँ था? वो उसमें तीनों में से किसी को एक्टिवेट कर रहा है? चंद्रमा का गोचर हो रहा है कर्क राशि में। देखिए, चंद्रमा का गोचर हो रहा है कर्क राशि में। सन यहाँ पे एक्टिवेट किया वीनस को, और मून जो है यहाँ पे डायरेक्ट सैटर्न को एक्टिवेट कर दिया। मैरिज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे 28 अप्रैल 2023। तो एक बर्थ चार्ट से आपको एक्सप्लेन किए कैसे निकालते हैं इवेंट। तो इवेंट निकालने के लिए ये जो जनरल कंसेप्ट है, इसलिए इसको मैं इस चार्ट को कंसीडर किया हूं, क्योंकि इसमें जनरल कंसेप्ट से थोड़ा अलग कंसेप्ट हुआ। तो इस तरह से भी यूज करते हैं, इस चीज को भूलना नहीं है। देखिए, राहु दशा, राहु, मून, सैटर्न, सन, वेनस। तो जब सन का सब पीरियड था ना, उस टाइम पे शादी हुआ। सन के टाइम में 28/11/2023। अब एक अनदर चार्ट लिए कंसीडर किए हैं। ठीक, इस चार्ट में भी देखिए ट्रांजिट ऑफ जुपिटर केस स्टडी 2 सेकेंड। ये है हमारा लग्न चार्ट, ये हो गया कस्प चार्ट, प्लैनेट का सिग्निफिकेटर, हाउस का सिग्निफिकेटर। अब यहाँ पे शादी के लिए क्या देखना है? 2, 7, 11। तो 2, 7, 11 को कौन कौन प्लैनेट एक्टिवेट कर रहा है, तो सारे सिग्निफिकेटर ऑफ प्लैनेट नोट कर लिए, आरपी नोट किए। उस टाइम पे जो आरपी था एनालिसिस के टाइम, तो ये दोनों प्लैनेट से मिला करके आप देखिए यहाँ पे एक एक चार्ट आपको, फर्स्ट चार्ट ट्रांजिट लेके कंसीडर करके आपको बता दिया, जो बिना आरपी का कैसे करेंगे। अब इसमें आरपी लेके कैसे करेंगे ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको हर मेथड आना चाहिए। तो आरपी लेके कंसीडर किए, तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन प्लैनेट है वो हमारे पास में आ गया, जुपिटर, वीनस, सन एंड सैटर्न। 4 प्लैनेट आया। ये एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, जैसा फर्स्ट चार्ट में निकाले थे वैसा ही। आरपी मतलब जिस टाइम में चार्ट का एनालिसिस किए हैं, उस टाइम में जो है एसेंडेंट स्टार लॉर्ड जुपिटर, एसेंडेंट साइन लॉर्ड वीनस, मून स्टार लॉर्ड वीनस, मून साइन लॉर्ड सन एंड ये डे लॉर्ड बहुत सैटर्न। नॉइज आ रही ये है कंसीडर पीछे, किए। प्लीज। अब राहु केतु को भी क्यों लिए? क्योंकि राहु केतु उस टाइम में इनके साथ। ठीक है, तो अब हमारा ये कॉमन प्लैनेट हो गया डीवीए सॉरी के लिए। सॉरी, एक यू बहुत नॉइज आ रही है पीछे से, म्यूट कर देंगे। म्यूट म्यूट किसके यहाँ से आवाज आ रहा है? ये आप क्या करें कि आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, 3 डॉट में एक ऑप्शन रहता है म्यूट। मतलब ये बर्तन वगैरह की आवाज आ रही है पीछे। फर्स्ट में म्यूट का ऑप्शन है। नहीं दिख रहा है, मालूम है। उन्होंने कर दिया, ठीक है।
तो देखिए अब हमारे पास में कॉमन प्लानेट कितने आ गए, 1 2 3, चार चार प्लानेट आ गया। अब हमको जो डीवीए देखना है तो उसके बाद देखेंगे फर्स्ट करेंट दशा किसका चल रहा है और करेंट भुक्ति किसका चल रहा है, इस दो को पहले कंसीडर करेंगे। तो जब चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं तो जुपिटर का दशा चल रहा है, जुपिटर यहाँ पे है तो ठीक है। जुपिटर में सैटर्न का टाइम चल रहा है, सैटर्न है ठीक है। तो दो चूज हो गया। अब हमको वीनस और सन में से देखते हैं कौन आता है। तो जुपिटर दशा सैटर्न भुक्ति यहाँ पे आ गया। जुपिटर दशा सैटर्न भुक्ति में सैटर्न अंतरा, इसमें सूक्ष्म सन है, इस टाइम पे मैरिज हुआ। तो इसको कैसे निकालेंगे वो बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सेवेंथ हाउस का जो सब लॉर्ड है मरकरी नोट किए। फिर मरकरी किसके नक्षत्र में है, तो सैटर्न के नक्षत्र में है। मरकरी 1 7 11 को सिग्निफाई कर रहा है एज ए कस्पल सब लॉर्ड। और यहाँ पे जब मरकरी का सिग्निफिकेशन देखेंगे तो इसमें 11 आ रहा है, तो इसका मतलब प्रोमिस दिखा रहा है। सो डेस्टिनी प्लैनेट सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड मरकरी, मरकरी इन सैटर्न नक्षत्र। तो मरकरी जो सिग्निफाई किया तो यहाँ पे इफ डेस्टिनी प्लैनेट सिग्निफाई 2 7 11 हाउसेज, यहाँ 11 इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स मैरिज इज प्रॉमिस। अब हम क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आरपी से आपको समझा दिए जो चार प्लैनेट कैसे कंसीडर किए। अब जैसे ट्रांजिट अगर यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे ट्रांजिट देखिए कैसे काम करेगा। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, अभी ट्रांजिट पाइसेस साइन में है ना, तो यहां से सैटर्न का एस्पेक्ट देखिए। हम्म, ये जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड हुआ वीनस, तो सैटर्न किसी को एक्टिवेट किया है, नहीं, नहीं किया। अब सेकंड हाउस को कर रहा है लेकिन, राइट। अब जुपिटर का देखेंगे, ठीक है। हाँ, सेकेंड हाउस को कर रहा है, लेकिन जब ट्रांजिट देखना है, ट्रांजिट में हमको सिर्फ देखना है जो मेल का चार्ट है, तो सैटर्न को वीनस को एक्टिवेट करना है, सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड। अब हाँ ट्रांजिट बिल्कुल। ऑफ जुपिटर देखेंगे, जुपिटर अभी जेमिनी साइन में है, ठीक। तो जेमिनी से देखिए जुपिटर क्या कर रहा है, वीनस को एस्पेक्ट दे रहा है, सेवेंथ हाउस को दे रहा है, सेवेंथ लॉर्ड भी वीनस है। तो जुपिटर ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो बिल्कुल बिल्कुल। जुपिटर का जो सिग्नल है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जुपिटर क्या किया, सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड वीनस तीनों को एक्टिवेट कर दिया। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट मैरिज के लिए ओके कर दिया है। तो जुपिटर ट्रांजिट इन जेमिनी साइन एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस एंड ऑन वीनस कारका एंड सेवेंथ लॉर्ड। सो जुपिटर दशा चल रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है इन हाउसों को। सैटर्न भुक्ति सिग्निफाई कर रहा है इन हाउसों को। तो देखिए दोनों पॉजिटिव है, दशा भी 2 7 11, भुक्ति भी 2 11 का दिखा रहा है, सपोर्ट है। अब हमको सूक्ष्म लॉर्ड वीनस और सन, इस दोनों में से किसको लेना है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का सिग्निफिकेशन है, ठीक। अब वीनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, 2 7 11, ये है 5 11। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सूरज का सबसे जो 14 जनवरी 2026 को, 14 जनवरी को अभी कैप्रिकॉर्न साइन में है ना। कैप्रिकॉन में है, हाँ, फरवरी तक, 14 फरवरी तक। और मून का जो गोचर है वो देखिए,
विर्गो साइन में 5 फरवरी तक है। तो ये इस सन का और मून का ये ट्रांजिट भूलना नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, जुपिटर दशा लॉर्ड, सैटर्न भुक्ति, सैटर्न का ही अंतरा भी चल रहा है, ठीक ना। तो अब हमको क्या देखना है, जुपिटर साइन। सो प्रेजेंट दशा लॉर्ड जुपिटर सिग्निफाई पॉजिटिव भुक्ति सैटर्न ओके, अंतरा सैटर्न ओके। सो मैरिज हैपन ऑन 13 अप्रैल। So marriage can happen by 13 April 2026. So marriage, ये हम क्यों बोले 13 अप्रैल, क्योंकि उसका जो अब दशा, ये देखिए जुपिटर दशा सैटर्न भुक्ति सैटर्न अंतरा कब तक है, 1304 तक। तो चूंकि स्ट्रॉन्ग वे में बता रहा है तो ये 13 अप्रैल तक में शादी होगा, ये बोल दी। अब वो शादी जो है सो सन के टाइम में ही क्यों हुआ। केस स्टडी थर्ड है। अब ये नेटिव का भी शादी नहीं हुआ है, शादी कब होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी दो, ये नेटिव का होने वाला था, लेकिन इस नेटिव का जो है सो फिक्स हो गया शादी। 13 अप्रैल अप्रैल तक में मैं उसको बोला था, लेकिन उसका मैसेज जो है सो पहले ही आ गया, जो फिक्स हो गया 5 को शादी है। अब ये जो नेटिव है, ये नेटिव का शादी कब होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 7th का सब लॉर्ड केतु, केतु इन मून नक्षत्र 7 10 1 मैरिज प्रोमिस। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 2 7 11 का टेबल बनाएंगे। क्या क्या सिग्निफिकेटर है उसको नोट करेंगे, सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स नोट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, आरपीज यूज करेंगे। आरपीज यूज किए, फिर कॉमन प्लैनेट सन मून सैटर्न नोट कर लिए, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो फिर उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर समझ गए हैं आप नहीं लोग, नहीं ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर, एक्चुअली में आरपी का यूज इतना नहीं है, जब ट्रांजिट यूज करते हैं ना तो आरपी, लेकिन ये समझाने के लिए यूज आरपी का कैसे लेते हैं वो बता रहा हूँ। अब जैसे इस बर्थ चार्ट में क्या कंसीडर करना है, ट्रांजिट। अभी जुपिटर का ट्रांजिट अभी प्रेजेंट में जेमिनी साइन में है, और सन का ट्रांजिट पाइसेज में है। नेटिव का 7th हाउस कैप्रिकॉर्न है, सैटर्न बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न साइन में, ठीक है। वीनस कहाँ पे बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है विर्गो में, ठीक। अब हम सैटर्न का एस्पेक्ट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सैटर्न वीनस को एस्पेक्ट दे रहा है। जुपिटर का एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 वेनस पे नहीं आया, और 7th पे भी अभी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
ये नेटिव का शादी इस जुपिटर नक्षत्र में नहीं होगा, नेक्स्ट नक्षत्र में। जब जुपिटर जो है नेक्स्ट हाउस में जाएगा, कैंसर साइन में आएगा जुपिटर। कब आएगा? तो 2 जून 2026 को आएगा। अब जब जुपिटर हम मेरा यहाँ पे आ गया तो क्या हुआ, सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड दोनों को एक्टिवेट कर दिया। सैटर्न तो ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका है वीनस को, अब जुपिटर भी एक्टिवेट कर दिया सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड को। तो अब हम क्या बोलेंगे, जो ये 1 ईयर जो है, इस 1 ईयर में नेटिव का शादी 100% हो जाएगा। तो प्लानिट जब मैरिज का टाइम, जब आदमी का जब मैरिज का टाइम होता है, उस टाइम में जुपिटर सैटर्न अगर सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड और वीनस को एक्टिवेट कर दिया तो मतलब शादी होना तय है। लेकिन मैरिज टाइम नहीं है, उससे पहले एक्टिवेट होगा तो शादी नहीं होगा, तो इसलिए उस टाइम में नहीं देखते हैं। जब मैरिज टाइम होता है उसके बाद इस इवेंट को देखते हैं। When Jupiter transit in Cancer sign on 2 June 26, it will activate first house and seventh house and seventh lord. So transit Jupiter confirms marriage. Saturn currently transiting in Pisces sign will aspect on Venus. So both planets confirm marriage before June 2027. अब हमको क्या देखना है, जो दशा लॉर्ड अभी जुपिटर है, जुपिटर इन हाउसों को दिखा रहा है। तो दशा लॉर्ड 2 7 11 नहीं दिखा रहा है, लेकिन 5 दिखा रहा है, तो ओके है। भुक्ति लॉर्ड राहु 7 4 7 7 दिखा रहा है, तो इट इज भुक्ति लॉर्ड इज गुड। अंतरा लॉर्ड सैटर्न सिग्निफाइज 4 7 5 10, यहाँ भी 7 दिखा रहा है, तो ये भी ठीक है। So even Jupiter Antara activated from 5 October 2026 to 29 January 27. Marriage can happen on 20 November 2026 onwards. ये जो मैं लिखा हूं ना, ये ये जो पीरियड चल रहा है ना, ये पीरियड में आप देखिए अभी 26/5/2026 यहां तक तो जुपिटर हमारा जेमिनी साइन में है। तो मार्स के भुक्ति में तो शादी हो ही नहीं सकता है, अब राहु के भुक्ति में होगा शादी। तो राहु के भुक्ति में एक टाइम फ्रेम है, जो जुपिटर का जो अंतरा है वो 29/1/2027। तो उस और सैटर्न 17/6/2027, ये पीरियड में शादी हो जाएगी। तो ये पीरियड में अब शादी होगा, तो शादी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए ये सेल्फ सिग्निफिकेशन टेबल है, जिससे आप लोग को मालूम चलेगा जो कौन प्लैनेट का कितना स्ट्रेंथ है। अब देखिए शादी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए माइंड में क्या रखना है, जो हम लोगों का जो हिंदू में जो मैरिज होता है, तो जब सन का ट्रांजिट सेजिटेरियस साइन में होता है तो शादी नहीं होता है, कैंसर में होता है तो नहीं होता है, ठीक ना। तो ये तो हमको मालूम है। तो इसलिए 20 नवंबर से लेके शादी होने का प्रोबेबिलिटी जो है सो बहुत ज्यादा है। सो 20 में बोला नेटिव को, जो 20 नवंबर से उसके पेरेंट्स को ये पीरियड में मैरिज हो जाना चाहिए। तो आप अपना एफर्ट लगाइए। तो यहाँ तक क्लियर है, कैसे देखते हैं सो। ठीक है, यहाँ तक इट्स ओके। अब एक क्वेश्चन है जो कोई होरारी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो व्हेन आई विल गेट मैरिज। तो जो पर्सन से हम क्या करेंगे, 1 से लेके 249 में एक सीट नंबर उसे मांग लेंगे हैं, उसके बाद एक बर्थ चार्ट जनरेट कर लेंगे। वो जो बर्थ चार्ट होगा तो उसमें सेम सेवेंथ हाउस का जो कस्मल सब लॉर्ड है उसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉमिस है कि नहीं है।
ये प्रोसीजर यहाँ तक सेम है। उसके बाद पहले होरारी में क्या करते हैं ना, जो मून का पोजीशन और फर्स्ट सब लॉर्ड का पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। जो सामने वाला आदमी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन जेन्युइन है कि नहीं। ऐसा तो नहीं वो आप आकर के आपको ही चेक कर रहा है सिर्फ। तो क्वेश्चन तो जनरेट होगा माइंड में। तो इसलिए मून का पोजीशन इंपॉर्टेंट है। जो सामने वाला जो आया है, तो मून का कनेक्शन शादी के भाव से होना चाहिए सेम। फर्स्ट कस्ट का जो सब लॉर्ड है फर्स्ट कस्ट का, वो भी होना चाहिए। तो उसको कैसे निकालेंगे, सो देखिए। फर्स्ट चेक पोजीशन ऑफ मून सपोर्ट्स द क्वेरी और नॉट। तो मून इज प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस। मून इज इन द स्टार ऑफ मरकरी which is cusp sub lord of seventh house. So moon clearly states the query is genuine. तो एज ए एस्ट्रोलॉजर हमारा सबसे पहला काम यही है। जो आदमी आता है क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत सारा आदमी है जो आपके पास आएगा, वो उससे पहले बहुतों के पास गया रहता है। तो उसका क्वेरी जरूरी नहीं है जो सही ही होगा। तो पहला काम है क्वेरी को चेक करना वो सही है कि नहीं। उसके बाद चेक एसेंडेंट सब लॉर्ड व्हिच इज वीनस प्लेस्ड इन सेवेंथ हाउस, इट आल्सो कनेक्टेड टू क्वेरी। तो ये दो ग्रीन सिग्नल हो गया। तो उसके बाद अब हम जैसे चेक किए थे, जो सेवेंथ हाउस, सेकेंड हाउस और इलेवेंथ हाउस, इसका जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे। मतलब सेकेंड का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड। वीनस, अब इसका कनेक्शन सिर्फ देखेंगे। देखिए सेकेंड का कनेक्शन, इसी तरह से सेवेंथ का कनेक्शन देखेंगे। कनेक्शन पॉजिटिव दिखा रहा है तो आंसर पॉजिटिव बोल देना है, क्योंकि होरारी में ज्यादा एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है। क्वेरी सही हुआ। प्राइमरी हाउस हमारा सेवेंथ कस्प है, उसका सबलॉर्ड है मरकरी। मरकरी इज cuspal sublord of seventh house. It is in the star of sun which is placed in seventh house. So Mercury is strongly signifying seventh house. अब हमको क्या देखना है, जो उसमें जो सेवेंथ हाउस, मून अगर सपोज कीजिए मून अगर रेट्रो रहता, मतलब जो प्लैनेट सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड है ना, उसका जो नक्षत्रा लॉर्ड है वो अगर रेट्रो है, तो बोल सकते हैं जो अभी इवेंट नहीं होगा। नहीं तो बोल सकते हैं जो इवेंट हो जाएगा। तो सेम सेकेंड का सब लॉर्ड वीनस, वीनस को देखना है। वीनस सेकेंड हाउस प्लेस्ड इन द सेवेंथ हाउस, it is in the star of Mars which is placed in 12th house. So Venus is placed in the sub of Ketu which is placed in 12th house. So connectivity of Venus with 12th and 7th at a star level and sub level both. इसी तरह से 11th का सब लॉर्ड हो गया मरकरी। मरकरी इज सब लॉर्ड ऑफ 11th कस्प। तो मरकरी के बारे में ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं। अब यहाँ पे डीवीए फाइंड आउट करेंगे। तो करेंट महादशा इज ऑफ मरकरी व्हिच इज कस्पल सब लॉर्ड ऑफ 7th एंड 11th। करेंट भुक्ति मून व्हिच इज स्ट्रांगली सिग्निफाइंग 6th हाउस। अब ये स्ट्रांगली 6th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो मून का भुक्ति को चूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट भुक्ति पे आएंगे। तो नेक्स्ट भुक्ति जो मार्स व्हिच इज स्ट्रांगली सिग्निफाइंग 2 and 12 house. So although it is signifying second, but nowhere connected with 7-11, तो उसको भी स्किप कर दिए। नेक्स्ट भुक्ति इज राहु which is placed in 6th house. राहु इज इन द नक्षत्र ऑफ वेनस प्लेस्ड इन 7th। तो कोई भी प्लानेट पहले नक्षत्र का लॉर्ड का रिजल्ट देगा, तो वीनस का रिजल्ट देगा 7th हाउस को। Hence it is favorable for marriage. So this bhukti will run up to October 2020, 2014. So Rahu is in the sub of Mercury, which is cuspal sublord of 7th and 11th. So fixed Rahu Bhukti for marriage.
Now, during this time, Rahu was transiting in Saturn star. Saturn is signifying 2 and 5 house and is in the sub of Moon, which is signifying 6th and 5th house. So, Rahu will transit in Saturn star till 24 October 2012. After that, transiting Jupiter star, which is signifying 6th and 7th house strongly, and in the sub of Saturn, which is connected to 2 and 5. So this transit is favorable for marriage. तो देखिए ये टाइम शेड्यूल है, उसमें हम क्या करेंगे, मैरिज तो प्रोमिस्ड हो गया, 2 7 11 का हम निकाल दिए, सेकेंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड ओके कर रहा है, यस, सेवेंथ ओके, 11th ओके, तीनों जब ओके हो गया तब हम प्रजेंट दशा देखेंगे, प्रजेंट भुक्ति देखेंगे। प्रजेंट भुक्ति जो है सो मून नहीं निगेटिव हाउस दिखा रहा है तो उसको स्किप किए, मार्स इसको भी स्किप किए, राहु नक्षत्र 11th 7th दिखाया तो राहु को लिए, अब उसका अंतरा लॉर्ड जुपिटर को देख लिए, पॉजिटिव है तो मरकरी दशा, राहु भुक्ति, जुपिटर अंतरा, ये टाइम फ्रेम दे दिए जो उस टाइम फ्रेम में मैरिज हो जाएगा। तो जो प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली से एनालिसिस करना ज्यादा इजी है, उसमें क्या है जो आपको सिर्फ क्वेरी जिन्यून है कि नहीं उसको चेक करना है, सेकंड 7th हाउस का कस्प सब लॉर्ड से मैरिज प्रोमिस है कि नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है, दो हो गया। उसके बाद प्राइमरी हाउस 7th कस्प का जो सब लॉर्ड है वो पॉजिटिव हाउस को दिखा रहा है, तब आगे बढ़ेंगे, सेकेंड कस्प सब लॉर्ड पॉजिटिव हाउस को दिखा रहा है तो फिर 11th को देखेंगे, ये तीनों हाउस पॉजिटिव है तो फिर डीवीए पे आ जाएंगे, दशा भुक्ति अंतरा, दशा करेंट दशा को देखेंगे किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, इसमें एक भी पॉजिटिव हाउस है तो दशा को ओके कर दिए, करेंट भुक्ति को चूज किए, उसमें अगर निगेटिव हाउस सपोज कीजिए 6 8 12 तो इसको स्किप कर देंगे, फिर नेक्स्ट भुक्ति में आएंगे। तो इस तरह से मैरिज किस टाइम में होगा वो प्रश्न कुंडली से भी बता सकते हैं। अब टू फाइंड आउट द फिजिकल फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ पार्टनर, तो 7th का सब लॉर्ड नोट करेंगे, वो सब लॉर्ड किसके नक्षत्र में है वो नोट करेंगे। अब ये जो सब लॉर्ड है या जो नक्षत्र लॉर्ड है वो किस साइन में है, सपोज कीजिए एरीज साइन में है, तो जो स्पाउस होगा उसका वो मिडिल हाइट का होगा, स्ट्रांग होगा, बोल्ड होगा, कंप्लेक्शन कलर रहेगा, टॉरस साइन में है तो शॉर्ट हाइट रहेगा, ब्रॉड माउथ एंड फेस, गुड डिबेटर, जेमनी है तो एवरेज हाइट, मॉडरेट कंप्लेक्शन, लॉन्ग नोज, कैंसर है तो शॉर्ट स्टेचर, गुड टेम्परामेंट, हार्मलेस, लेजी, लियो है तो मॉडरेट कंप्लेक्शन, बिग आईज, राउंड एंड बिग फेस। तो 7th कष्ट सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है उसको वाई वो किस साइन में है पहले, फिर सब लॉर्ड किस साइन में है, ये दोनों का प्रॉपर्टी देख के आप कंक्लूड कर सकते हैं जो स्पाउस का कलर, ओवरऑल जो फिजिकल नेचर है वो बता सकते हैं। अब देखिए वैदिक में जो भी मंत्र है ना उस मंत्र को अगर हम लोग 6 मंथ तक रेगुलर उसका रिसाइट करते हैं तब उसका फल प्रभावित करता है। तो ये नहीं जो मंत्र कोई बोल दिया रिसाइट करना शुरू किए दिए 10 11 दिन के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है। Whether you pray or not, planets promise the event. Event will happen. Astrologer can predict the event only, but सिद्धि पुरुष can bless. तो ये एस्ट्रोलॉजर और सिद्धि पुरुष में यही अंतर है। एस्ट्रोलॉजर इवेंट बता सकता है जो कब होगा। Why astrologer cannot bless? Fact is
whether one bless or not, pray or not, put on a gem or not, thing will and must happen according to one's faith. We put on gem, we pray God, we receive blessing, all these only when the time is right. So it is the destiny which is the master of everything. यही केपी का कंसेप्ट। केपी में हम लोग क्या बोलते हैं, जो इवेंट होना है वो होके रहेगा। तो इसलिए इवेंट को चेंज, वो जो सिद्धि पुरुष है वो उसका आशीर्वाद से चेंज हो सकता है। प्रे, इसलिए जो प्लानेट है, अगर प्लानेट सपोज कीजिए अंतरा लेवल पे जो प्लानेट है वो एवरेज रिजल्ट दे रहा है, तब आपको उसका मंत्र डिसाइड करने के लिए बोल सकते हैं, अगर टाइम गैप अच्छा है तो। कर्मा कम्स फर्स्ट, गॉड कम्स नेक्स्ट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। When sun transit in the sun sign of either Dasanath or Bhuktinath in the star of Dasanath और Bhuktinath, ये है मैरिज पिन पॉइंट इवेंट। किस मंथ में इवेंट होना है ना, इसके लिए सन का ट्रांजिट देखते हैं। In Hindu, marriage celebration cannot happen when sun transit in Sagittarius sign, Cancer sign, Virgo sign. Actually, the marriage took place when the ascendant was in the star of Dasanath और Bhuktinath। देखिए सन तो उस मंथ में देगा, मून जो है सो 2 डेज का फ्रेम देता है। सन का ट्रांजिट एक साइन में 2 दिन रहता है, तो उस 2 दिन में एक दो नक्षत्र रहेगा, तो उसमें से कौन एक नक्षत्र में सन ट्रांजिट कर रहा है तो वो डे दे देता है, तो मून डे बढ़ा देता है। और जो लगना हर 2 आवर पे चेंज होता है, तो लगना मैरिज का टाइम दे देता है। जिस टाइम पे एसेंडेंट दशा लॉर्ड और भुक्ति लॉर्ड का जो नक्षत्र है उससे जब गोचर करता है तो उस टाइम पे मैरिज होता है। डाइवोर्स के लिए 1610 है, उसको देखते हैं। अस्कुट मिलान से भी तय होता है, जो वाइफ हस्बैंड का जो शादी से पहले अस्कुट मिलान में भकूट और नारी ये दो इम्पोर्टेंट है, उसका मिलान जरूरी है, मतलब मिलना चाहिए, तब दोनों में आपस सामंजस्य बना रहता है। एक लाल किताब का कोर्स इसके बाद लॉन्च करने जा रहा हूँ, फरवरी लास्ट में है, जिसमें सेम लाल किताब बेसिक कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू लाल किताब, सारा घर, 12th हाउस एंड देयर एट्रीब्यूट्स, प्लैनेट्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउस एंड देयर दृष्टि, पक्का घर, सोया घर, मसनूई ग्रह, जन्मदिन, जन्म समय का घर, ग्रह, प्रत्येक ग्रह का दिन और समय, आयु पर ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों से संबंधित वस्तुएं, ग्रहों की राशि, ग्रहों की मित्रता शत्रुता, लाल किताब के वर्जित नियम, निवास स्थान से संबंधित निषिद्ध नियम, लाल किताब के उपाय, कुंडली के 12 भावों में ग्रहों की भविष्यवाणी, 12 भावों में 9 ग्रहों की भविष्यवाणी, पंचायत या एक भाव में 5 या उससे ज्यादा ग्रह हो तो ग्रह और बीमारियों की भविष्यवाणी, वर्षफल बनाने की विधि, वर्षफल की तैयारी, विश्लेषण, लाल किताब के वर्ष कुंडली बनाम वैदिक वर्ष कुंडली में क्या डिफरेंस है, कैसे एनालाइज करेंगे, वर्षफल से भविष्यवाणी कैसे करते हैं, ग्रह युति एवं उपाय, और बुध की नाली कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैरिज टाइम जो फाइंड आउट करने का, इवेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो आज का मेरा वेबिनार का जो टॉपिक था वो आप लोग को समझ में आ गया हो। अभी इसमें किसी को भी कोई दिक्कत समझने में कोई पॉइंट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।